आइए पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। प्रणब गुप्ता आपका टोटल 360 में स्वागत करता हूं। आज हम अपना नेक्स्ट पी ब्लॉक का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन हम कर रहे थे, वो हमने देख लिया था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत आसान है ना। एक आधी रिएक्शन जरूर देखने को मिलती है ऐसे इस टाइप की हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अगर मैं बात कर लूं डाई ऑक्सीजन मतलब O2 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए, है ना। दिस इज अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। अगर मैं एटॉमिक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो वो O होती है। तो वहां भी हम O2 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या है इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, या फिर मैं बोल दूं एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात उसकी स्टेट की करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आती है जिसके अंदर हम उसकी रिएक्शंस देख रहे होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग चीजों के साथ में, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ, या जो जिस भी टाइप के हमारे पास कंपाउंड या एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं हम देख रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मान लो पहला पॉइंट मैं बोल दूं, हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन हमारे एयर में बहुत ज्यादा है, तो ये कलरलेस है, दिखती ही नहीं है, ओडरलेस है, स्मेल भी नहीं देती, एंड टेस्टलेस, जिसको तो हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए केमिकल कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होने के बाद ये ऑक्सीजन प्रेजेंट किस फॉर्म में होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स माने क्या? आइसोटोप्स मींस वो सारे के सारे कंपाउंड या एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो हमारे पास सेम होगा, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होने वाला है, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। तो क्या आइसोटोप्स यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होंगे और डाई ऑक्सीजन के? तो वो होंगे हमारे पास O। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में ये देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ये मिल रहा होता है हमारे नेचर के अंदर। अदरवाइज ऑक्सीजन 8, 17 और ऑक्सीजन 8, 18 के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात कर लूं, देखो ऑक्सीजन गैस है तो उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। लिक्विड मतलब क्या? लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन के नाम से जाना जाता है। लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो होगा इसका, वो होगा 90 केल्विन पे। 90 केल्विन मतलब बहुत ज्यादा कम टेंपरेचर है। अगर मैं बात करूं फिर लिक्विड से मेरे को गैस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेपराइजेशन। अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां पर जो टेंपरेचर लगने वाला है वो 55 केल्विन के करीब लगने वाला है। बहुत कम टेंपरेचर जो है हमारे पास यहां पर इसके लिए वैलिड होगा। चौथी अगर मैं बात कर लूं इसकी स्टेबिलिटी की, तो हमारे पास ऑक्सीजन वैसे तो स्टेबल है ना, तभी मिल रहा है हमारे एटमॉस्फेयर पे। फिफ्थ पॉइंट, चलो एक और पॉइंट देख लेते हैं। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस की बात कर ली, आइसोटोप्स की बात कर ली, गैस, लिक्विड। और अगर वाटर, हमारे पास वाटर बहुत मिलता है, तो वाटर के अंदर क्या सॉल्युबिलिटी रहेगी? तो ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, स्लाइटली सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। अब आप जानते हो कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर होता है, तभी एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो जी पा रहे होते हैं। बट ये जो है थोड़े सॉल्युबल होता है। मान लो अगर मैं आपको बोल दूं 100 ml का है कोई एक बीकर है, उसके अंदर मैं ऑक्सीजन मिला दूं तो मैक्सिमम 100 ml के बीकर के अंदर 3 ml ऑक्सीजन ही मिक्स होने वाली है, तो कम सोल्यूबल है। बट ये जो 3 ml है ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है कि उनको उसमें काम कर रहा होगा, रेस्पायर कर रहा हो, रेस्पिरेशन के लिए उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत है। या फिर अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मैं बोल दूंगा कि 3% ऑक्सीजन ही हमारे पास क्या होने वाली है, सोल्युबल होने वाली है। तो हमारे पास ये बहुत ज्यादा सोल्युबल है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, है ना। इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने पहले बताया था, अब भी सिर्फ बता रहा हूं, समझ नहीं पाओगे आप इस बात को, क्योंकि समझोगे तब जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे होंगे। वैसे वो शॉर्ट्स में मैं कवर कर ही रहा हूं। तो देखिए O2 जो है वैसे तो इसके पास सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट ग्रुप 16 में ये अकेला ऐसा होता है जो कि पैरामैग्नेटिक होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पॉइंट को नोट जरूर कीजिए, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि O2 पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम देखते हैं कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर ये तो पेयर है। अगर पेयर है हमारे पास तो क्या करना होगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का वो डायमैग्नेटिक होगा। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन इस डाई ऑक्सीजन को हमें क्या बना देते हैं, पैरामैग्नेटिक बना देते हैं। तो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इतना काफी है पढ़ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, देखिए, है ना। आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखनी। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी पक्का ज्यादा लगेगी। और ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है
है ना। तो अगर मैं ये बोल दूं, ये हम जान पा रहे होंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो इसकी होगी, बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी लग रही होगी वो बहुत ज्यादा होगी या ज्यादा निकलने वाली है। अब आप देखो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, बट जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। मान लो मैं इसको H1 बोल दूं, इसको H2 बोल दूं, तो जो रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, H2 जो है वो ज्यादा होगी H1 से। अप्रोक्स 943.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है इसको तोड़ने के लिए। तो अगर ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है, डेल एच जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के कांसेप्ट में हम देखते हैं कि जिसका नेगेटिव होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो हमारे पास जो डाई ऑक्सीजन है वो क्या होने वाला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देने वाला है। दूसरी बात हम कर लेते हैं चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ये तो इसका फीचर था कि हाँ इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर रहा होगा। तो होने क्या वाला है, अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी देखूं, मान लो मैं पीएच के ऊपर देख लूं इसको, पीएच के ऊपर या फिर लिटमस पेपर। तो पीएच में अगर मैं बात करूं 7 होगी, लिटमस पेपर की बात करूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, न्यूट्रल होगा, नो चेंज, न्यूट्रल। और आप जानते भी हो यार, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अगर ये एसिड या बेस होता तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा होता है, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को वो कर रहा होगा। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, तीसरी प्रॉपर्टी में ले लेते हैं हम कंबशन को देख लेते हैं। तो ये खुद तो कंबस्ट नहीं होता, मतलब खुद तो ये नॉन कंबस्टिबल है, नॉन कंबस्टिबल। बट अगर सपोज करो हम देखते हैं कि कंबशन की बात करें तो कंबशन होता ही क्या है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब क्या कि ये एक सपोर्टर है कंबशन का, इट इज अ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, सॉरी। हाइड्रोकार्बन्स को हीट करते हैं हम, है ना, वहां पर जो है जब हीटिंग होती है तो एनर्जी निकल रही होती है, फ्लेम पैदा हो रही होती है। तो इसका मतलब डाई ऑक्सीजन खुद तो नॉन कंबस्टिबल है बट इट इज अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है फोर्थ हमारे पास, जो कि मेन है ना, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडेशन, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है इसकी भी बात करते हैं, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मतलब कि वो खुद तो रिड्यूस होने वाले हैं बट साइड वाले को क्या करवाने वाले हैं, हमारे पास ऑक्सीडाइज करवाने वाले हैं, इसलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। क्या क्या हमारे पास देखो, बहुत से मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो अगर मैं डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको ट्रीट करवाऊंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडाइज होने वाले हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ऐसे कुछ मेटल, नॉन मेटल और कंपाउंड का। तो सबसे पहले देखिए मेटल्स के बारे में, मेटल्स के साथ डाई ऑक्सीजन क्या ट्रीट करवा रहा होगा। मैं जितनी भी रिएक्शन लिखने वाला हूं, है ना, मैं फिर से मैं हर लेक्चर में ये बात बोलता हूं कि मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखता हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप चीजों को रटने लग जाओगे, फिर अभी रटने की जरूरत नहीं है, बैलेंस आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। आप जानते हो पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बैलेंस होता है, ऑक्सीजन हुआ या फिर फ्लोरीन उसमें प्रेजेंट होगा तो फ्लोरीन हो रहा होगा, फिर हाइड्रोजन एंड देन मेटल्स और नॉन मेटल या सॉल्ट जो भी पड़ा होगा। वैसे बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला हम क्या बात कर रहे हैं, ऑन रिएक्शन विद मेटल्स, ऑन रिएक्शन विद मेटल्स। मैं जल्दी जल्दी चल रहा होता हूं, आप वीडियो को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। देखिए ऑन रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ क्या कर रहा होगा, मेटल्स कौन कौन से उठा लेते हैं कुछ मेटल्स, लाइक व्हाट, लाइक आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम बहुत है इसमें तो फॉर एग्जांपल। अगर मैं इन सभी को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवा दूं, डाई ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवा दूं, तो क्या रिएक्शन होने वाली है ना, हीटिंग 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 हीटिंग, सभी में हीट लग रही होगी। मैंने बोला ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। Fe जब O2 के साथ ट्रीट कराएगा तो Fe2O3 बनाएगा, Fe2O3। अब देखो फिर से वही बात होगी ना, क्या बोलोगे सर ये तो क्या नाम है बैलेंस नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को बैलेंस करो पहले, 3 2 6 और 3 है तो 2 ये कर दो, 2 2 4 तो 4 यहां लगा दो। बैलेंसिंग वाज वेरी वेरी इजी, है ना। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की बात करूं तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज Al2O3। Na और O2 की बात करूं तो ये Na2O बनाने वाला है, सोडियम ऑक्साइड। बट आप ध्यान दो, अगर मान लो इस ऑक्सीजन को मैं ये कुछ टेंपरेचर पे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 373 केल्विन टेंपरेचर पे है, अगर मैं इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को एक्सेस कर दूं, ऑक्सीजन ज्यादा डाल दूं, टेंपरेचर भी बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 575 केल्विन, तो हमारे पास यहां Na2O2 के साथ रिएक्शन में क्या बनने वाला है, सोडियम परऑक्साइड भी बन सकता है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकते हैं अलग अलग चीजों के साथ। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दौरान हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा होगा,
कैल्शियम और O2 के साथ भी कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना। Na+O2 टू फॉर्म Na2O, दैट इज दिस इज 2 एंड दिस इज 4, सॉरी, ठीक है। तो आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। Al2O3 तो हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई 2 4 तो यहां भी 4 आ जाएगा। तो आपके जो रिएक्शन है मेटल्स के साथ में वो बहुत अच्छी देने वाला है और सारे के सारे हमारे पास मोस्टली यहां पर क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड्स बन रहे हैं। तो आपको क्या मिलने वाला है, एट लास्ट ऑक्साइड्स मिलने वाले हैं, भले वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या कोई भी चीज हो, ऑक्साइड आपके जो है वो बनने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अभी मेटल्स के साथ में बात की थी, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देख लेते हैं जी। नॉन मेटल क्या बता रहा होगा आपको, जनरल रिएक्शन देखनी है, यही इंपॉर्टेंट होती है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। दूसरा ऑन रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, सिर्फ केमिस्ट्री सीखिए, दूसरी मार्क्स की और दूसरे टॉपिक्स की बात बाद में करेंगे, है ना। ऑन रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल उठा लो, चलो कोई भी, कार्बन उठा लो, चलो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करवा देते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करवा देते हैं। अच्छा जी, नाइट्रोजन का फास्फोरस के साथ भी करवा देते हैं, सल्फर के साथ भी करवा देते हैं। तो क्या रिएक्शन दे रहे होंगे ये, किसके साथ, डाइऑक्सीजन के साथ। हीटिंग फिर से देनी पड़ेगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हीटिंग लगेगी ही लगेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तोड़ने के ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटा साइज है, बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करने वाले हो, CO+O2, CO2 बनने वाला है, CO बनने वाला है। चलो पहले CO बना दो। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी ये लिमिटेड है, अगर मैं इसको एक्सेस में कर दूं तो प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा होता है। हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की बात करूं तो वाटर बन रहा होगा, H2O किया तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, इसको 4 कर दिया, बैलेंसिंग मैं चलो करता ही हूं। N2+O2 2NO बना रहा होगा, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड, फास्फोरस और O2 की बात करूं तो P4O10, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है, अगर लिमिटेड है तो P2O3 भी बन सकता है। दिस इज फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस करूं तो ऑक्सीजन 2, दिस इज 10, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से किया तो ये 4 है, तो यहाँ पे फोर्स कर दिया, बैलेंसिंग इजी है। सल्फर और ऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन हो रही होगी। तो मेटल्स और नॉन मेटल के साथ ये जो है बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा होता है, प्रोडक्ट जो है वो बहुत सिंपल और बहुत इजी प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं। आप इनको लर्न भी कर सकते हो, लेकिन समझोगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए आगे चलते हैं, मेटल के साथ देख लिया, नॉन मेटल के साथ देख लिया, कुछ और कंपाउंड्स उठा लेते हैं, कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड्स जैसे कि क्या, जैसे कि अमोनिया के साथ देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देख सकते हैं, इसी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, अमोनिया के साथ अगर डाइऑक्सीजन की ट्रीट करवा दूं तो एक तो आपके पास ये NO बनने वाला है और दूसरा क्या निकलने वाला है, H2O, वाटर निकलने वाला है। तो फिर से ऑक्साइड बना है, ऑक्साइड बन रहे थे पिछली बार भी। इसके साथ अगर मैं बात करा दूं HCl+O2 तो ये भी H2O और क्लोरीन देने वाला है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या देने वाला है, सल्फर ट्राइऑक्साइड देने वाला है। अच्छा NO जो, अच्छा ये जो रिएक्शन है, जबकि कंपाउंड के साथ में कोई रिएक्शन होगी तो पक्का कोई ना कोई कैटलिस्ट लग रहा होगा, है ना। कैटलिस्ट माने क्या, प्लेटिनम लगा लो, है ना, V2O5 लगा लो, कुछ टेम्परेचर भी लग रहा होगा, कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा, 2 atm प्रेशर होगा सपोज करो, है ना। यहां पर भी आपके पास 700 केल्विन टेम्परेचर है, यहां पर भी 1100 केल्विन टेम्परेचर है, 1100 केल्विन टेम्परेचर है। प्लेटिनम जो है वो एक्ट कर रहा होगा, प्लेटिनम एक्ट कर रहा होगा। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका निकल रहा है तो आप जानते हो कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट करवा दूं तो ये एक H2SO4 बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को कांटेक्ट प्रोसेस बोला जाता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं साथ साथ चीजें बता रहा हूं ताकि आपको सब कुछ चीजें 8 9 10 11 सब कुछ धीरे धीरे बीच बीच में ही आप सीखते रहो और आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल इंटरमिक्स हो जाए और स्टेबल केमिस्ट्री आप सीखो। कांटेक्ट प्रोसेस, कई बार चीजें सिर्फ नाम से ही आ जाती हैं, है ना। क्लोरीन है, क्लोरीन प्रोड्यूस होता है तो वो डिकॉन प्रोसेस से होता है, डिकॉन प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम मतलब ये डिकॉन प्रोसेस है ना। NO है, NO से नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर ऑक्सीजन फिर से डाल दूं, वाटर डाल दूं तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो ओस्टवार्ड प्रोसेस है, इसकी हमने बात पहले भी की है। हर एक चीज आपकी सिमिलर रहेंगी हर एक चीजों में। कुछ सल्फाइड्स और मॉलिक्यूल्स अगर लेने की कोशिश करें तो कुछ सल्फाइड हो सकते हैं जो कि डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सल्फाइड जैसे कि क्या, हम सिनेबार ले सकते हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड। अच्छा और क्या ले सकते हैं, जिंक सल्फाइड ले सकते हैं। चलो ये ले लीजिए। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाया फिर से हीटिंग देनी पड़ेगी, कैटलिस्ट लग रहा होगा, प्लेटिनम ले लो, V2O5 ले लो, बहुत से कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मतलब क्या, जो रिएक्शन को विग्रस करा देते हैं, फास्ट करा देते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इटसेल्फ।
तो HgS प्लस O2 क्या होगा, HgO अगेन ऑक्साइड बनने वाला है, और यहां से SO2 बनने वाला है, सल्फर ऑक्साइड निकलने वाली है, यहां से जिंक ऑक्साइड निकलने वाला है और फिर से सल्फर ऑक्साइड निकलने वाली है। तो सल्फर ऑक्साइड की प्रिपरेशन यहां पर हो रही होगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस आप देखने वाले हो जनरली, अगर नॉन मेटल्स को या कुछ कंपाउंड्स को या कुछ मेटल्स को डाई ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करवा दिया जाता है। और पीछे मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो ये डाई ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है ना, खुद तो कंबस्ट होता ही नहीं है, सेल्फ कंबस्टेबल नहीं है ये, इस लो कंबस्टेबल है, बट कंबशन में हेल्प जरूर करता है ना। तो अगर कंबशन में हेल्प करेगा तो क्या, मान लो मैं हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करवा दूं, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, तीन टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ये तीनों ही क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, हीटिंग बहुत देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को फिर से तोड़ना है। तो क्या बनेगा, हर एक केस में हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हर एक केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा होगा। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, बैलेंसिंग आप कर सकते हो, वेरी वेरी इजी। भाई दो कार्बन है, मतलब ये दो से रिएक्ट करवा रहे होंगे, दो कार्बन है ना, तो आप इजीली देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ भी ये रिएक्ट करवा रहा होता है, और मैंने पहले भी समझाया कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होने वाली है, मतलब डेल एच इसका क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है डेल एच। आपको वैल्यूज कोई नहीं पूछने वाला, वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर कहीं वैल्यूज आती है, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या थर्मोडायनेमिक्स में आपको देखने को मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल, वहां पे गिवन होती है वैल्यूज, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है वैल्यूज। फाइनली जो हाइड्रोकार्बन है वो इस तरीके से दो ही प्रोडक्ट देने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। तो हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कुछ और प्रॉपर्टीज देखनी है तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवा दूं, डाइइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ O2 में मैंने क्या करा दिया, डाइइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिजली पास करवा दी इलेक्ट्रिसिटी में, डाइइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कैटायन एनायन वोल्टेज प्रोसेस आप समझ रहे हो। तो डाइइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर मैं करवा दूं O2 का, तो ओजोन बनने वाली है। बैलेंसिंग के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस 6। पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं हमारी बॉडी की, रेस्पिरेशन। क्या हो रहा होता है रेस्पिरेशन के अंदर, आप जानते हो रेस्पिरेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगी, हीमोग्लोबिन के अंदर मिक्स होगी, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, फैट है, ग्लूकोज माने C6H12O6 है ना, ग्लूकोज है, फैट है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारे के सारे मिलकर अब ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये एनर्जी तो हम ले लेंगे, खुद कंज्यूम कर लेंगे, और बचा जो निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एक्सहेल कर देंगे, है ना, ये बाहर निकाल रहे हैं हमारी बॉडी से। तो डाइऑक्सीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड और इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्म है हमारे पास ऑक्सीजन की, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है ना, 23.3% प्रेजेंट होती है। और जो चीजें हो रही हैं इसके साथ जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो हमने देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर बने रहिएगा, पुरानी लेक्चर जरूर देखिएगा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।